नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है द वायर बुलेटिन में। मैं हूँ ऋतु तोमर और चलिए खबरों की शुरुआत सबसे पहले सुर्खियों से। हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा हिंसा से बचने के लिए रात में पीड़िता का अंतिम संस्कार किया था। हाथरस मामले को लेकर जातीय हिंसा भड़काने की साजिश के आरोप में उत्तर प्रदेश में 21 एफआईआर दर्ज। अलवर गैंगरेप मामले में 4 को उम्र कैद, 1 को 5 साल की सजा। 21 रिपोर्टों पर कार्रवाई न होने से नाराज गोवा के पूर्व लोकायुक्त ने कहा पद समाप्त कर देना चाहिए। और बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू 122 और भाजपा 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस में 19 साल की दलित युवती के साथ गैंगरेप और हत्या मामले की सीबीआई या फिर एसआईटी से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इस घटना को असाधारण और चौंकाने वाला बताया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वो हलफनामा दायर कर ये बताए कि मामले में गवाहों को किस प्रकार सुरक्षा दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त या फिर मौजूदा जज की अगुवाई में सीबीआई या फिर एसआईटी से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बोबड़े ने कहा कि ये घटना बहुत ही असाधारण और चौंकाने वाली है। हम इस पर हलफनामा चाहते हैं कि किस तरीके से आखिर हाथरस मामले के गवाहों को सुरक्षित रखा जा रहा है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप ये बताएं कि क्या पीड़ित परिवार ने वकील का चुनाव किया है या नहीं। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस घटना को कई तरह के नैरेटिव्स दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को अपनी निगरानी में इसकी जांच के आदेश देने चाहिए। बता दें कि दरअसल एक सामाजिक कार्यकर्ता सत्यम दुबे और वकील विशाल ठाकरे और रुद्र प्रताप यादव ने मामले की सुनवाई यूपी से दिल्ली शिफ्ट किए जाने को लेकर याचिका दायर की है और इसके साथ ही ये आरोप भी लगाया है कि यूपी सरकार आरोपियों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करने में दरअसल असफल रहा है। बता दें कि इस मामले पर अब अगले हफ्ते सुनवाई होगी। वहीं पर इससे पहले यूपी सरकार ने हाथरस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। सरकार ने इस हलफनामे में कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। राज्य सरकार ने अदालत के समक्ष दायर किए गए इस हलफनामे में कहा है कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए पीड़िता के शव को रात में ही उसका अंतिम संस्कार किया गया था। राज्य सरकार ने कहा है कि उन्हें खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिली थी कि इस मामले को लेकर सुबह बड़े स्तर पर दंगा करने की तैयारी की जा रही थी। अगर सुबह तक इंतजार करते तो स्थिति अनियंत्रित हो सकती थी। बता दें कि आरोप है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 14 सितंबर को सवर्ण जाति के 4 युवकों ने 19 साल की दलित युवती के साथ बर्बरतापूर्ण मारपीट के साथ उसका बलात्कार किया था। उसकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन पर गंभीर चोटें आई थी। आरोप ये भी है कि आरोपियों ने उसकी जीभ काट दी थी। उनका इलाज अलीगढ़ के एक अस्पताल में चल रहा था। करीब 10 दिन के इलाज के बाद उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर 29 सितंबर को युवती ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस पर उनकी सहमति के बिना आनन फानन में युवती का अंतिम संस्कार कराने का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस इससे लगातार इनकार करती आ रही है। और अब अगली खबर। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 19 साल की दलित युवती के गैंगरेप और फिर उसकी मौत के मामले को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही यूपी पुलिस ने जातिगत और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का प्रयास करने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल या फिर सार्वजनिक बैठकों के जरिए राज्य सरकार की छवि बिगाड़ने के लिए पूरे राज्य में 21 एफआईआर दर्ज की हैं। ये एफआईआर राजद्रोह, आपराधिक साजिश रचने और दुश्मनी को बढ़ावा देने की धाराओं में दर्ज की गई हैं। 6 एफआईआर हाथरस में दर्ज की गई है। इन 6 में से 4 चंदपा पुलिस थाने में, एक सासनी और एक हाथरस गेट पुलिस थाने में दर्ज की गई है। इसके अलावा बिजनौर, सहारनपुर, बुलंदशहर, इलाहाबाद, अयोध्या और लखनऊ में भी एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी के अतिरिक्त महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि हमने राज्य में 21 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें से 6 हाथरस जिले में दर्ज की गई है। हाथरस में दर्ज की गई 6 मुख्य एफआईआर में अज्ञात लोगों को आरोपी बताया गया है, जबकि अन्य जिलों में दर्ज की गई बाकी की एफआईआर में नामजद आरोपी है। उन्होंने बताया कि हाथरस में दर्ज की गई एफआईआर में से एक समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ गांव में घुसने का प्रयास करने के लिए पुलिस के साथ झड़प के लिए भी दर्ज की गई है। और अब बुलेटिन की अगली खबर। राजस्थान के अलवर जिले में पिछले साल 19 साल की दलित युवती के गैंगरेप के चारों आरोपियों को अनुसूचित जाति जनजाति मामलों की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इस घटना की वीडियो क्लिप बनाकर उसे वायरल करने वाले 5वें आरोपी को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। मामले में एक अन्य आरोपी जो नाबालिग है, उस पर अलग से मुकदमा चलाया जा रहा है। बता दें कि अप्रैल 2019 में 19 साल की एक दलित युवती का गैंगरेप किया गया।
युवती का आरोप था कि 5 युवकों ने उसके पति के सामने उसका गैंगरेप किया और इस घटना का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट भी किया। बता दें कि इस मामले में पुलिस की कथित निष्क्रियता को लेकर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की आलोचना भी हुई थी। विशेष लोक अभियोजक कुलदीप जैन का कहना है कि अदालत ने चारों आरोपियों हंसराज गुर्जर, छोटेलाल गुर्जर, अशोक गुर्जर और उसके साथ ही इंद्राज गुर्जर को आईपीसी की धारा 376 डी के तहत सामूहिक बलात्कार का दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने वाले एक अन्य आरोपी मुकेश गुर्जर को आईटी एक्ट की धारा के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि जैन ने यह भी बताया कि अदालत ने चारों आरोपियों को प्राकृतिक मृत्यु तक कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एफआईआर के मुताबिक 26 अप्रैल 2019 को राजस्थान के अलवर थानागाजी राजमार्ग पर बाइक सवार 5 लोगों ने बाइक पर पति के साथ जा रही दलित युवती का गैंगरेप किया। पति को बंधक बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया और पति से 2000 रुपए भी लूट लिए गए। आरोपियों ने इस घटना का वीडियो बनाया और बाद में इस वीडियो को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दिया गया। और अब अगली खबर, बीते 16 सितंबर को गोवा के लोकायुक्त के पद से रिटायर होने के बाद जस्टिस प्रफुल्ल कुमार मिश्रा ने राज्य सरकार के व्यवहार पर असंतुष्टि जताते हुए कहा है कि लोकायुक्त के रूप में उनके करीब 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने जो भी 21 रिपोर्टें सौंपी थी, राज्य सरकार ने उनमें से किसी एक पर भी कार्रवाई नहीं की। बता दें कि जस्टिस मिश्रा ने कहा कि यदि आप मुझसे एक वाक्य में गोवा में लोकायुक्त के रूप में इन शिकायतों से निपटने का मेरा अनुभव पूछें तो मैं कहूंगा कि उन्हें लोकायुक्त की संस्था को समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता के पैसे को बिना किसी काम के खर्च क्यों किया जाना चाहिए। यदि लोकायुक्त अधिनियम को इस तरह की ताकत के साथ कूड़ेदान में डाला जा रहा है तो लोकायुक्त को समाप्त कर देना सही होगा। मिश्रा ने 18 मार्च 2016 से 16 सितंबर 2020 तक गोवा के लोकायुक्त के पद पर काम किया। उन्होंने जिन लोक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी उनमें पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर मौजूदा विधायक तक शामिल हैं। उनके कार्यकाल में लोकायुक्त के कार्यालय में 191 मामले प्राप्त हुए, जिनमें से 133 का निस्तारण किया गया। 58 लंबित मामलों में 21 ऐसे हैं जिसमें उन्होंने सरकार को रिपोर्ट भेजी, लेकिन कार्रवाई किए जाने की रिपोर्टें अब तक नहीं मिली हैं। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और जेडीयू के बीच सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान हो गया है। दोनों पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की। भाजपा जेडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि तय हो गया है कि जेडीयू 122 सीटों पर जबकि भाजपा 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जीतन राम मांझी की पार्टी हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू और हम मिलकर 122 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि इससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी ने एलजेपी ने बिहार में जेडीयू से गठबंधन समाप्त कर उसके खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को होंगे। मतगणना 10 नवंबर को होगी। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।